ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, आप जानते हो पिछले कुछ सालों से 4-5 साल हो गए लगातार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा टॉपिक है जैसे बाकी की तरह ये भी है कि जहां पे हम कहीं से अपना एक क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो उसको 95% चांसेस है कि आपके सही होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप इसको ढंग से कर लोगे तो मैक्सिमम पूरे ही चांसेस है कि आप उसका क्वेश्चन सही करके आओगे, तो हमारा एक एक क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। और आप जानते हो अगर एक क्वेश्चन भी करेक्ट होता है तो बहुत मायने रखता है, राइट। ऐसे हमको एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करके 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 ही हमारा जेई मेंस का एडवांस का स्कोर काफी सुधारना है। और दूसरी चीज, लास्ट ईयर ही स्टैटिस्टिक्स एडवांस में भी ऐड हुआ है। पहले स्टैटिस्टिक्स जेई एडवांस में नहीं आता था, लेकिन पिछले साल से सिलेबस में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को एडवांस में ऐड कर दिया है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो अभी करंट में बहुत सारी इसकी चीजें जो इस पे मतलब रिसर्च भी चल रहा है, इस पे अभी कोर्सेज भी बन गए और नए नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हो गए स्टैटिस्टिक्स पे। इसलिए वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। और क्वेश्चन ऐसा आता है कि जनरली चांसेस रहते हैं कि ज्यादातर बच्चे इसको कर पाए, तो हमें भी यही टारगेट करना है कि अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आता तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि आज और कल 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कवर करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक सब तरह वैरायटी कवर हो जाए। फिर मैं आपको पीवाईक्यू दूंगा, आप जब करोगे तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में भी हम पीवाईक्यू थोड़ा डिस्कस करेंगे। और अभी जो लेटेस्ट 2022-23 के वो पीवाईक्यू मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ताकि आपको एक सेंस ऑफ आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और क्या इसमें हमको डिटेल देखना रहता है। इसलिए ध्यान से सुनना और ध्यान से अटेम्प्ट करना। नोट्स अभी मत बनाना, इसके नोट्स अभी मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी बस फॉर्मूला लिखो और जो क्वेश्चन में दो उसको थोड़ा स्पीड में अटेम्प्ट करना, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी जाके हम मैक्सिमम क्वेश्चन आज सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ट्राई करना कि आप जैसे मैं आपको क्वेश्चन दो फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आंसर मतलब अप्रोच इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन तो अगर अपने पास टाइम रहेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन मेन अप्रोच है। अगर आपका अप्रोच रहा, क्वेश्चन को करने का तरीका सही रहा, वो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अप्रोच इंपॉर्टेंट। इसलिए जैसे क्वेश्चन में दो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कहीं पे आपको लगे कि कहीं समझ में नहीं आ रहा तो अनम्यूट करके पूछ लेना, बोल देना अगर फास्ट हो रहा हो तो। ठीक है, करें स्टार्ट? यस सर। ओके, और सब लोग आंसर देते रहना, चुपचाप मत बैठे रहना, नहीं तो फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। स्टैटिस्टिक्स देखो, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं क्या, बेसिकली कुछ स्टेप्स होती है कि जो डेटा हमारा होता है, डेटा ऐसी चीज है जो हर जगह है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंट्री हो, डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे की फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए, किसी चीज को एनालाइज करने के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस डेटा को क्या करना रहेगा, उस डेटा को अगर एनालाइज करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप रहता है कलेक्शन। फिर कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब टेबल फॉर्मेट में, आप जैसे ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा रहता है उसको आप अरेंज करके रखो, एक टेबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि क्या उस डेटा में दिया हुआ है। मतलब उसको अपन एनालिसिस करेंगे, मतलब उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू निकालेंगे, सिंगल वैल्यू, क्योंकि डेटा तो बहुत लार्ज है। सिंगल वैल्यू मतलब मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन वगैरह ये सब। ये डेटा एनालिसिस करने के बाद वो जो आंसर आया उसका आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के बंद करने के बाद उसका फाइनली प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन मतलब अपन क्या आउटपुट अपन को निकला उसको प्रॉपर फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करेंगे सबके सामने। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। नाउ अब ये स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यही है, डेटा जो रहता है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कलेक्ट करना, फिर उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करना, फिर उसका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना कि ये जो डेटा है ये हमें क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है। जैसे 2 प्लेयर्स के बारे में बात करें, 2 प्लेयर को मुझे कंपेयर करना कि भाई वर्ल्ड कप में किसको रखें, तो वर्ल्ड कप में किसको रखें, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, उनके पास मैचेस जो उन्होंने खेले उस पे होगा। मतलब उसमें जो डेटा आया उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे वो डेटा मेरे पास काम आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पिछले सारे मैचेस के उनके देखूंगा, बैटिंग एवरेज क्या था, स्ट्राइक रेट क्या था, कितने रन उन्होंने बनाए, वो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। उसका मीन, मीडियन या मोड कुछ भी हम निकालेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज स्ट्राइक रेट निकालेंगे, देखते हैं कौन अच्छा है, और फिर उस बेसिस पे हम इंटरप्रेट करेंगे कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। डेटा क्या टाइप, डेटा को भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर मान लो अगर बात करूं जैसे अपनी क्लास की, अगर मान लो अपनी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों का मुझे अगर मार्क्स देखना है तो मैं डायरेक्टली सबका नाम लिखूंगा, उसके आगे उसके मार्क्स लिख दूंगा। तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा, है ना, जिसमें सिर्फ डायरेक्टली क्या लिख दिया, मार्क्स लिख दिए गए, आपका नाम लिखा उसके आगे मार्क्स लिख दिए। तो ये एक तरह का डेटा हो गया अनग्रुप्ड डेटा। सेकंड, अगर मान लो डेटा बहुत लार्ज है, फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है दिल्ली में कितने बच्चों ने जेईई एग्जाम दिया तो उनका क्या स्कोर रहा, अभी बहुत लार्ज डेटा है,
अब उस डेटा को अगर मुझे अरेंज करना प्रॉपर फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूंगा कि इसे मान लो 0 से लेके 10 तक इतने मार्क्स आए, तो कितने बच्चों के मार्क्स है वो मैं लिख दूंगा। 10 से लेके 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए वो हम लिख देंगे। तो ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, और ये तक क्या होता है मेरा क्लास इंटरवल, है ना। यस सर। इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा। इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। तो डेटा के दो टाइप होते हैं, एक अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड हम जब जनरली तब यूज करते हैं जब छोटा सा डेटा हो उसको कंपैरिजन करना हो, और एक होता है ग्रुप डेटा। अब इन्हीं अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के लिए मुझे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी, मतलब इस पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है ताकि मेरा कंपैरिजन आसान हो। दो चीजों को कंपेयर करने में, चार चीजों को कंपेयर करने, एक सिंगल वैल्यू निकाले, उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत सारी चीजें होती है। जो आज हमको पढ़ना है और जो आपके सिलेबस में है उसमें आपको पढ़ना है मीन, मीडियन और मॉड। एक तो ये होता है, और इसके और आगे एनालिसिस, ये तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, मीन, मीडियन, मॉड। और इसके और डिटेल में आगे दिया गया, इसमें मेजर किया डेविएशन, और डेविएशन से भी बहुत अच्छे अच्छे डेटा निकाले गए। इन्हीं का यूज करके हुए डेविएशन का भी हमने निकाला, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमको इसके बारे में डील करना है कि जो मेजर 3 सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, ये हमको डिटेल में पढ़ना है। और इस पे जेई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा नहीं कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस पे लास्ट पास्ट ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछेगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे जेई ने इस पे क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले इनका बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये डेटा होता है दो तरह का, और ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मॉड हो गया। अब एक एक करके फटाफट इनको डील करते हैं, ठीक है। तो डेटा आपको मैंने बता दिया। अच्छा, आपको जनरली एक चीज दी रहती है, जैसे अपन इंटरवल लिखते हैं, 10 से सपोज लिखा मैंने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ पे मान लो कुछ डेटा है, यहाँ पे मान लो कुछ मार्क्स है 10, या फिर मान लो यहाँ पे 0 से 10 भी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, 5, 10, 7, 27, 30, 24, 21, 20, 15, इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो 0 से 10 के बीच में कितना डेटा, जल्दी बताओ। 2 0 से 10 के बीच में कौन कौन से लेंगे, 5 और 7? क्या 10 नहीं आएगा? नो सर, 10 नहीं आएगा। 10 कहाँ पे आएगा? अगले वाले में। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। 0 से 10 में कौन कौन आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंटरवल कितना हो गया, 10 से 20 में कितने लोग आएंगे बताओ? 4 एक हो गया, फिर 2, 3, 4, वेरी गुड, यहाँ पे 4 आएंगे। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अगर इंटरवल मेरा जैसे 0 से 10 है, तो इसमें 10 मेरा क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, सॉरी 0 इंक्लूड हो रहा है, 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है ना। अगर इंटरवल 20 से 30 है तो कौन इंक्लूड हो रहा है, 20 इंक्लूड होगा, 20 इंक्लूड होगा, 30 इंक्लूड मेरा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ये सबको क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा डेटा हो गया, यहाँ पे सब थ्योरी मैंने डाल रखी, घर पे आराम से शांति से देख लेना। अब इस पे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, पहले उसके पहले मीन, हाँ सबसे पहले मीन के बारे में थोड़ा बहुत फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जो मीन होता है, मीन को निकालने के, अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है अनग्रुप्ड डेटा के लिए? सम करके डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से। वेरी गुड, सिग्मा x by सिग्मा f। वेरी गुड। सिग्मा xi बाय सिग्मा f, या फिर सिग्मा xi बाय n। अनग्रुप्ड डेटा है। सिग्मा xi मतलब सारे जो भी डेटा उसका सम, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xn, सारे डेटा का सम डिवाइडेड बाय n, हाँ है ना। इसको हम बोलते हैं मीन। क्लियर है, वेरी गुड। एक ये मीन होता है। दूसरा, अगर मान लो मेरे पास वो आ जाता है ग्रुप्ड डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी भी आ रही है और क्लास इंटरवल भी आ रही है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्लास इंटरवल है, या फिर मान लो नंबर्स हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उस केस में मेरा मीन कैसे निकालेंगे? तो बेसिक समेशन, समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय fi। वेरी गुड, समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। समेशन fi का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा, है ना। ठीक है, और समेशन fi मतलब xi को fi के साथ प्रोडक्ट करके क्या करोगे, सम करोगे। क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बता दो, जैसे मान लो 10 से 20 इंटरवल, तो इसका xi क्या होगा? 15। कैसे करोगे, मिड वैल्यू दोनों का ऐड डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 15, है ना। यस सर। यस सर। ये xi ऐसे निकालते हैं, xi को fi के साथ प्रोडक्ट करेंगे और उसका सम और इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो एक बेसिक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक आपको एक फॉर्मूला और सिखाया गया था, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट फॉर्मूला, याद आ रहा है 10th में? अनम्यूट करना, बैकग्राउंड नहीं जा रहा किसी का। एक होता था स्टेप डेविएशन मेथड, ये शॉर्टकट मेथड होता था इसको कैलकुलेट करने के लिए। उस केस में हमारा क्या होता था, मीन का फॉर्मूला
एक्स बार इक्वल टू, याद आ रहा है, ए प्लस summation of fi di. into H. यूआई वाला Yes sir. अपॉन समेशन एफ आई Fi into h. इंटू एच। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्लास 10th में था। ए मतलब होता था अज्यूम मीन, Yes sir. ए होता था अज्यूम मीन, और ये जो यूआई आता था इसको हम निकालते थे एक्सआई में से ए माइनस करके एच से क्या करते थे, डिवाइड, है ना, इससे यूआई बनता था। इससे मेरा क्या बनता था, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो फटाफट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऐसा दिया होगा, छोटा सा एग्जांपल ले लेते तो आपको आइडिया लग जाएगा। और मान लो भूल गए हो तो एक बार क्लास 10 की बुक उठा लेना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई डेटा, ये क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी सपोज गिवन है आपको 2154, ऐसा कुछ रैंडम ले लिया मैंने। अब इसका मान लो मुझे मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे, है ना। एक्सआई क्या हो जाएगा, इन दोनों का बीच का नंबर 5 और गैप कितने का, 10-10 का गैप है, इसमें 10-10 ऐड कर दोगे, 5 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद 25 5 के बाद 35 मतलब ये एक्सआई आ गया। अब एक तरीका तो क्या है, आप एफ आई एक्सआई को प्रोडक्ट करो और एफ आई से डिवाइड करो तो आपके पास मीन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या, अपन यूआई निकाल ले। क्या निकाल ले, यूआई। तो यूआई का फॉर्मूला क्या है, यूआई निकालने का तरीका क्या, एक्सआई में से ए को माइनस करके एच से क्या कर देंगे, डिवाइड, है ना सर। ए मतलब अज्यूम मीन, तो आप इसमें से कोई भी एक मीन अज्यूम कर लो, कोई भी एक, जो भी मर्जी है वो कर सकते हैं। मान लो मैंने 25 को ए मान लिया, मैंने क्या अज्यूम कर, लेट ए इक्वल टू 25। ए इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया मैंने, 25। और मैं यूआई कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखो पहला यूआई क्या आएगा, 5 माइनस 25 कितना होगा, 20, है ना। 4 और एच कितना है, ये बताओ एच कितना है, क्लास 10 है। ये सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. yes यूआई मतलब xi माइनस ए बाई एच, यूआई मतलब xi माइनस ए। तो xi में 5 माइनस 25, 20 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 2 होगा, माइनस का 2, 2 होगा, माइनस का 2 आएगा ना। xi माइनस का 5 yes sir 25 बाई 10, 5 यूआई का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस ए बाई एच, है ना, बोलो। yes sir तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब अगला कैलकुलेट करोगे तो 15 माइनस 25 बाई 10 कितना आएगा, एच क्या है सर, -1 -1। एच मतलब ये क्लास विड्थ, एच मतलब क्लास विड्थ। ये जो क्लास की विड्थ है इसमें गैप कितने का है, 10-10 का गैप है ना। ओके सर। तो एच वो होता है। वेरी गुड। कोई भी डाउट हो किसी को भी तो प्लीज पूछ लेना, बाकी यू मत सोचना बाकी लोगों को आ रहा है तो मैं ना पूछा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लेना। एच मतलब क्लास विड्थ होता है। तो यूआई हो गया, अगले का यूआई कितना आएगा, -1। अब एक एक कम होता जाएगा। अब 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 0। और ये कितना आ जाएगा, 1, है ना। 1 यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यूआई को एफआई के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो यूआई का एफआई के साथ प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये माइनस का 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, है ना। yes sir Yes, sir. अब मीन का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे, एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो समय ए मतलब अज्यूम मीन, अज्यूम मीन हमने कितना माना था, 25 आया ना? इसकी जगह 25 आ जाएगा, प्लस समेशन एफ आई यू आई। समेशन एफ आई यू आई मतलब इसका सम, इसका सम करोगे तो कितना आएगा, -440 माइनस का 1। वेरी गुड। तो माइनस का 1 यहाँ रख देंगे। समेशन एफ आई मतलब इसका सम, तो इसका सम करोगे तो कितना आ रहा है, 12 डिवाइड बाय 12 इंटू एच मतलब 10। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 25 माइनस 10/12। यहाँ से आप आंसर निकालोगे, हाँ, है ना। Yes. तो ये आपका क्या है, मीन आया। ये आपका क्या है, मीन। ये सारे बेसिक फॉर्मूले क्लास 10th में थे। तो एक बार आप घर जाके एक बार एनसीईआरटी डाउनलोड करके देख लेना। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो। अब देखो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ऐसे मतलब टेबल फॉर्मेट में नहीं आएंगे कि आपको एक एक चीज डिटेल में निकालना पूछेंगे, भाई मीन निकालो इसका। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, कहीं पे इसका यूज जरूर करवा सकते हैं। बेसिक जो क्लास 10th में हमको पढ़ा है वो हमको पता होना चाहिए। तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप खुद से कर लोगे। क्लियर है ना। yes sir क्या हुआ, हाँ वापिस बोलो। अज्यूम मीन कैसे निकालना था एक बार बता दो। अज्यूम में ना कोई भी अज्यूम कर सकते हो। जैसे ये xi रहता है ना, इसमें तो कोई भी एक वैल्यू को अपन a अज्यूम कर, आप चाहो तो 15 को भी a की वैल्यू मान सकते हो। अज्यूम का नाम ही देखो क्या है, अज्यूम मतलब खुद से अज्यूम करना है ना। मतलब यहाँ पे आप a कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। जनरली हम मिड अज्यूम इसलिए करते हैं ताकि डेटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे यहाँ पे 25 मैंने अज्यूम कर लिया तो ये बीच में 0 और ऊपर -1 -2 नीचे 1, एक और डेटा होता तो अगला 2 आता। ठीक है, तो आप जनरली क्या करते हैं, मिड वैल्यू अज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप कोई भी वैल्यू a अज्यूम कर सकते हो। आया समझ में? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। चलो
आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं कि जेई प्रैक्टिस के हिसाब से। ये यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले भी लिख दिए आपके लिए, आप घर पे शांति से इसको फॉर्मूले भी देख लेना, ठीक है। चलो एक इसको मैं बाद में लेता हूँ कवर। अब देखो एक 2019 में क्वेश्चन आया था, अब बस क्वेश्चन पढ़ो और अप्रोच सोचो कि क्या इसको सॉल्व करने की अप्रोच होगी। सबसे पहले सोचो क्या निकालेंगे। यहाँ पे मार्क्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्सआई गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। डायरेक्टली आपको एक्सआई दे दिया है और फ्रीक्वेंसी, बोलो एक्स कैसे निकालें। सर फ्रीक्वेंसी का सम 20 होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन में बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मार्क्स ऑफ द 20 स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोल दिया 20 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 है ना, आया ना, बोलो। मतलब Yes, ये सबका sir. सम 20 होगा, मतलब समेशन एफ आई हमको गिवन है 20, तो यहां से मेरे पास एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। इन सबका Yes, सम हम sir. करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स, किसी ने निकाला एक्स कितना आ रहा है, इसको आप सम करके 20 से इक्वेट करोगे, यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। अगर एक बार एक्स आ गया मतलब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पूरी, आया ना। सर और फिर फॉर्मूला बता दो मीन का जल्दी से। समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ। वेरी गुड, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। मतलब एक और टेबल में बनाऊंगा जिसमें ये जो एफ आई निकलेगा और उस एफ आई को इस एक्स आई के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। एफ आई को एक्स आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे और उसका सम टोटल एफ आई से डिवाइड। अच्छा एक्स आया, किसी को बताओ कितना आ रहा है। 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है, ओके। तो अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 + 1 का होल स्क्वायर 16, 6 - 1 1, ये हो जाएगा 9 - 9 0 और x = 3। ये समझ में आया, ये एफ आई आ गया आपके, x की जगह 3 रख दिया, हाँ है ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. अब एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट कर दोगे तो एफ आई और एक्स आई को प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा 32, या आ जाएगा 3, या आ जाएगा 0, या आ जाएगा 21। अब इसका समेशन करना है, इसका क्या करना है, समेशन। समेशन मतलब इस सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 56। वेरी गुड। और यहाँ पे फॉर्मूला में पुटेंगे तो इसका एडिशन आ रहा है 56 और इसका एडिशन है 20, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 2.8। मतलब इस डेटा का मीन क्या है 2.8, मतलब जो मार्क्स आ रहे थे 2 3 5 7 एवरेज मार्क्स पूरी क्लास के कितना आ रहे हैं 2.8 मार्क्स। किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन बोलो। No, sir. अभी No, देखो 2019 में ही क्वेश्चन आया था जेई मेंस में। ऐसे क्वेश्चन अगर अपने आ गए किसी सेट में तो अपना फायदा होगा, लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. तो हमको ऐसे क्वेश्चन पे बहुत कंसिस्टेंटली, इसलिए मैंने आपको बोला भी बेसिक भी छोड़ना नहीं, हमको हर चीज को प्रॉपर्ली कवर करना, चाहे बेसिक है एडवांस है, हम पूरी क्लास में सब कुछ कवर करेंगे। और हमको शॉर्ट होना है कि मेरा इस चैप्टर का मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए, मतलब इस चैप्टर के और मैथमेटिकल रीजनिंग के ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके 8 मार्क्स या 12 मार्क्स, 3 क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स मेरे कंफर्म होने चाहिए। क्लियर है सबको। यस Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछते रहना। आप थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन। In a class of 40 boys and 30 girls, the average age is 16 years. The mean age of boy is 1 year more than the mean age of the girl, than the mean age of the girls. ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एक मिनट, वेटेड मीन और कंबाइंड मीन छोटा सी चीज है, जैसे फॉर्मूला सेम ही है। एक कभी कभी वर्ड यूज करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन और कभी कभी यूज करेंगे वर्ड कंबाइंड मीन। तो वेटेड मतलब जहां पे भी अपन अभी फ्रीक्वेंसी का यूज करें सेम फॉर्मूला होगा, बस फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वर्ड वेट, बाकी फॉर्मूला वही है वेटेड मीन निकालने का।
सेम विद द केस ऑफ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन मतलब दो अलग अलग सीरीज हैं। मान लो एक सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ डेटा n1 है, दूसरी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ डेटा जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n2 है। इस सीरीज का मीन है मान लो x1 बार, इस सीरीज का मीन है x2 बार। ठीक है, तो इनका अगर कंबाइंड मीन निकालना है तो कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, बोलो, n1 इंटू x1 बार है ना, प्लस n2 इंटू x1 बार डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n1 प्लस n2। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। दो अलग अलग सीरीज दे दे, उसका कंबाइंड मीन पूछे तो बस बेसिक फॉर्मूला वही n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x1 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये कंबाइंड में और वेटेड मीन कुछ भी नहीं है, बस वर्ड अगर फ्रीक्वेंसी की जगह वेट यूज कर दे तो सेम फॉर्मूला लगेगा, जहां पे वहां पे बस fi की जगह wi आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। चलो अब इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं फटाफट। इन अ क्लास ऑफ 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इफ द एवरेज एज इज 16, तो ये 16 क्या गिवन है? मीन। मीन, वेरी गुड। ये ओवरऑल मीन गिवन है ना? यस सर। ठीक है। इफ द मीन एज ऑफ द बॉयज इज 1 मोर देन द मीन एज ऑफ द गर्ल्स, इसका मतलब क्या बोला गया है कि जो बॉयज का मीन है वो गर्ल्स का जो मीन है उससे एक क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना? देन फाइंड द मीन एज ऑफ द गर्ल्स। मीन एज ऑफ द गर्ल्स कितनी होगी ये पूछा गया। तो मीन एज ऑफ द गर्ल्स को अपन सपोज x मान लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू xb प्लस xg, या फिर इसको ऐसे रहने दो, चलो छोड़ो, ये निकालना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दे। यस सर। आंसर आया किसी का, क्या आ रहा है? n1 इंटू सर 116/7। ओके, वेरी गुड। n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब सारी वैल्यू हमको गिवन है, फटाफट वैल्यू पुटअप कर देते हैं। x1 बार की x बार की वैल्यू 16 है, n1 n2 दोनों गिवन है। बॉयज का है तो इसको यहाँ पे बॉयज रख देते हैं, यहाँ पे गर्ल्स है तो इसको गर्ल्स बना देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्वेश्चन में हमको गिवन है 40, तो 40 इंटू एक्स बी बार ये निकालना है, प्लस 30 इंटू एक्स जी बार ये भी पता करना है, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30। यहां से आ जाएगा आंसर। एक्स बी बार की जगह ये लिख देना तो पूरी इक्वेशन एक्स जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। बेसिक एग्जांपल था, बस फॉर्मूला प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फटाफट देखो। द n person donates 1 rupee, 2 rupee, 4 rupee, 8 rupee and so on up till 2 की पावर n, then the mean donation per person, यहाँ पे n लोग है। एक पर्सन 1 रुपया डिनोट करता है, फिर अगला पर्सन इतना डोनेट करता है, तो मीन डोनेशन कितना होगा? तो मीन कैसे निकालेंगे? सर ये तो जीपी है। हाँ, मीन कैसे निकालेंगे? इन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हाँ है ना? यस सर। इन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे अब अगर आप देखो क्लियरली, इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 2 मल्टीप्लाई 2, तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी है। यस सर। ऐसे का फॉर्मूला याद है, अभी बताया था थोड़ी दिन पहले, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस। वेरी गुड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लोगे। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, है ना? यस सर। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द n नेचुरल नंबर हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर। बताओ इसका आंसर निकालो जल्दी से। द मीन ऑफ द n नेचुरल नंबर हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर। n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n plus 1 into 2n plus 1 by 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में बोला गया n नेचुरल नंबर, xi में क्या लेना? नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल n, और इनकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर, मतलब जो नंबर है वही की वही फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 3 है, और n की फ्रीक्वेंसी भी n है। ये सबको समझ में आया था? यस सर। बस मीन निकालना था, तो मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला वही समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। अब fi xi होगा क्या? xi fi को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एंड इसका क्या जाएगा? n स्क्वायर, तो इसका सम मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन fi। समेशन fi मतलब इन सबका सम, है ना? यस सर। तो ये तो आपको ऑलरेडी सिखाया था मैंने सीरीज में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यस सर। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n into n plus 1 2n plus 2 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। नीचे वाले का फॉर्मूला n plus 1 by बाय 2
2, वेरी गुड। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर कितना आ जाएगा 2n + 1/3। हाँ है ना, यस सर। समझ में आ रहा है? तो बेसिक कैसे भी यूज करवा सकते हैं। क्वेश्चन बोला था जो xi है वही fi है, उसका मीन निकालो। ठीक है, चलो ये बेसिक एग्जांपल थे प्रैक्टिस के हिसाब से, बस कुछ भी नहीं। चलो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। एक और बेसिक एग्जांपल देख लो ध्यान से, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। समझ नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, वापस पढ़ो क्वेश्चन, समझाता हूं, बाकी लोग ट्राई करो। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4। मतलब मान लो कुछ 25 ऑब्जर्वेशन थी, उनको मैं अज्यूम कर लेता हूं x1 x2 x3 और x25। मान लो एक कुछ ऑब्जर्वेशन थी, इनका मीन क्वेश्चन में बोला गया आ रहा था 78.4, पर ये पता चला कि इसमें अपन ने एक ऑब्जर्वेशन गलत रीड कर दी थी। मतलब इट वाज फाउंड दैट 96 वाज मिसरीड एट 69। मतलब एक्चुअली जो 96 था, एक्चुअल में क्या था 96 था। मतलब मान लो, बाकी तो मैं कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन मान लो कोई एक नंबर जो 96 था उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया 69। मतलब 96 को गलती से उन्होंने 69 पढ़ लिया था। तो इसका करेक्ट मीन कितना आएगा, जो करेक्ट ओरिजिनल था वो मीन कितना आएगा, ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये ओरिजिनल डेटा था x1 x2 और उसमें एक डेटा 96 था, x25 था। बचे हुए नहीं पता, इसलिए मैंने रैंडम अज्यूम कर लिया। लेकिन हुआ कि 96 की जगह उन्होंने 69 पढ़ लिया, तो उससे जो मीन आया वो ये आ रहा था। तो जो ओरिजिनल मीन होगा वो कितना होगा, ये पूछ लिया। अब पता करो। तो पहले यहां से इक्वेशन निकलेगी, है ना। मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से, बोलो। यस सर। यहां से क्या आएगा कि x1 + x2, x3 को छोड़ देते हैं, x4 से लेके x25 तक ये जो 24 डेटा है इनका सम प्लस 69, थोड़ा इनका सम हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, ये हमको कितना गिवन है 78.4। क्लियर है सबको? यस सर। मीन कैसे निकालते हैं, इन सबका सम डिवाइडेड बाय 25, ये हमको गिवन है। यहां से मेरे पास क्या डेटा आ जाएगा कि ये जो इसको छोड़ के बचे हुए जो टर्म्स है उनका सम मुझे पता चल जाएगा। मतलब मुझे x1 + x2 + x3 को छोड़ दो अगर, x4 और x25, ये जो बचे हुए टर्म्स है 24 टर्म, इनका सम मुझे पता चल जाएगा। वो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78.4 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस ऑफ 69, आया ना। बोलो। Yes, sir. यस ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये डेटा आ जाएगा कि यहाँ पे इसका सम कितना। अब करेक्टेड मीन में रख देंगे इसको। करेक्टेड मीन निकालने का फॉर्मूला बोलो। करेक्टेड मीन कैसे निकलेगा, बोलो। 24 ऑब्जर्वेशन का समेशन प्लस 96। वेरी गुड। इन सबका सम मतलब x1 + x2 + x25, इन सबका सम, और जो डेटा है वो 96 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25। तो करेक्टेड मीन आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दोगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, आया ना। ठीक है, इन 24 टर्म का सम कितना था 78.4 इंटू 25 माइनस का 69 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 25। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये देखो ध्यान से। इसको अगर मैं एनालिसिस करूं प्रॉपरली तो अगली बार हम शॉर्टकट अपनाएंगे, इतना लेंदी नहीं करेंगे। तो ये जो डेटा आ रहा है इसको ध्यान से देखो, इसको मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो 78.4 इंटू 25 इंटू 25 कट जाएगा, है ना। यस सर। और प्लस साइड में क्या है 96 माइनस बाय 25। डिवाइडेड बाय 25, है ना। यस सर। तो बेसिकली करेक्टेड मीन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, जो पुराना मीन था उसके साथ आप क्या करो, जो जो चीजें रिप्लेस हुई है उनका डिफरेंस क्या कर दो, उनका डिफरेंस 25 से डिवाइड करके ऐड कर दो, है ना। यस सर। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितने का गैप आया था 27।
27 का। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब जो गलती हुई है, जैसे बेसिकली क्या हो गया, अपन ने एक्स्ट्रा कम काउंट कर लिया ना, जैसे मतलब जो 96 था उसकी जगह 69 काउंट कर लिया, तो अपन को क्या करना, उन दोनों का डिफरेंस लेके 25 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बोलो समझ में आया? यस सर। और नहीं समझ में टोटल आता है, ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। हाँ टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे। और नहीं समझ में आता, ये बेसिक तरीका तो है ही आपके पास, एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको निकाल लेना। सर अगर 2 मिस रीड किए होंगे तब? तो 2 मिस रीड की तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस समझा? देखो अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये चीज तो हमेशा सेम रहेगी, है ना। ये जो सम है बची हुई चीज, ये तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। अगर हो सकता है यहाँ पे 2 डेटा आता तो मैं 2 डेटा को ऐड करता अलग अलग, हाँ है ना। यस यहाँ पे क्या होता है, उन 2 डेटा को फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता, तो उनका एडिशन माइनस ओरिजिनल का सब्सट्रैक्ट, मतलब जो गैप है वो आपको यहाँ पे दिखाना है, डिवाइड बाय 25। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इसके बाद आगे जाएंगे। ये मीन, ये तो मीन निकाल लेना आसान है, ये वाला करो चलो, 2 ऑब्जर्वेशन। शांति से, जिसको जो तरीका समझ में आता उससे ट्राई करो, लेकिन ट्राई करो, क्वेश्चन को अच्छे समझो। द मीन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन इज 36 इफ द ऑब्जर्वेशन 32 एंड 42 आर डिलीटेड। अच्छा यहाँ पे बस डिलीट करा है, तो नया मीन क्या होगा, द मीन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन। तो इसको ऐसा लिख लिया करो कि मान लो जो 50 ऑब्जर्वेशन है उसको आप अज्यूम कर लो, बेसिक से चले जाओ, आपको कंफ्यूजन हो तो बेसिक से जाया करो। x1 x2 x3, जो ओरिजिनल थी x48 तक थी, मान लो इसमें कोई छिड़कानी नहीं हुई है, और 2 एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी थी, 30 और 42। तो ये टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है। इन 50 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है, मीन ऑफ दिस 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। द मीन ऑफ दिस 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। उसने बोला अगर इन दोनों को मैं हटा दूं तो नया मीन क्या आएगा, और 4 ऑप्शन आपको दी, ये जेई का पीवाईक्यू है। द मीन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो बाकी लोग। यस सर। यस सर ओके, किसी को डाउट हो क्वेश्चन समझ में तो भी बोलता देना। तो ये 50 ऑब्जर्वेशन थी जिसका मीन आपको 36 गिवन है, बोला ये दोनों को अगर मैं डिलीट कर दूं तो नया मीन क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। नया मीन 36 आ रहा है। Yes, sir. ओके वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते, एक्स बार हमको दिया है, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50 मीन के लिए x1 प्लस x2 अप टिल x48, और ये बची हुई 2 ऑब्जर्वेशन भी ऐड हो जाएगी, 30 प्लस 42, टोटल दिस ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 50, ये मेरा एक्स बार आएगा। और एक्स बार क्वेश्चन में दिया है 36, तो ये जाएगा 36 इंटू 50, और ये दोनों जो एक्स्ट्रा ऐड हुए इधर आके क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट, माइनस 30 प्लस 42। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 से लेके x48 का सम आया ना, Yes, sir. और यही वैल्यू मुझे यहाँ पे पुटअप करनी है। क्लियर है? यस सर। यस सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ट्राई करो। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, वैसा ही क्वेश्चन है, इन अ क्लास इज 52 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 42। इस बार आपको एवरेज मार्क्स दे दिए हैं, ये भी जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज, ये जो भी आपको मैंने वो कंबाइंड मीन निकालना सिखाया था ना, वैसे ही एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज आपको दिया है 52, एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स आपको दे दिया है 42, और ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता मुझे, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स अननोन है, और एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल कंबाइंड मीन भी आपको दे दिया है एक्स बार 50, द परसेंटेज ऑफ द बॉयज इन द क्लास। अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ, जो निकालना है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी इनटू गुड। 100। परसेंटेज कैसे निकालना, बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज जो भी निकालना उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट इनटू 100, हाँ है ना, ये सबको समझ में आता है। Yes, sir. तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ये फ्रैक्शन मुझे निकालना है इनटू 100। ये जेई पीवाईक्यू है, करो ट्राई एक बार, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन। ये डेटा कैसे निकालेंगे इस गिवन डेटा से,
सर 80% आ रहा है। 80%, ओके वेरी गुड। और किसी का आंसर आया? तो जो देखो फॉर्मूला तो अपन पहले अप्लाई करें, अभी जो फॉर्मूला सीखा था वही है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू x1 n1 x1 प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला बेसिक आपका। अब अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूं यहाँ पे 50 इक्वल टू x1 कितना दिया 52 इंटू NB प्लस 42 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और देखो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये उधर चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 NB प्लस 50 NG, यहीं से डेटा आ जाएगा देखो ध्यान से, इक्वल टू 52 NB प्लस 42 NG। अब बॉयज बॉयज को साथ में ले लेते, गर्ल्स गर्ल्स को साथ में ले, तो ये बॉयज को उधर भेजेंगे तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, और इसको उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 42 हो जाएगा 8 नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का एक रेशियो आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इस डेटा को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज को नंबर ऑफ बॉयज की जगह क्या लिख देंगे 4 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली रेशियो चाहिए ना, तो रेशियो अपना आप कट जाएगा। यहाँ पे भी जाएगा 4 NG प्लस NG, तो देखो ऊपर बन जाएगा 4, नीचे बन जाएगा 5, है ना? यस सर। तो हो जाएगा 4/5 इंटू 100। नंबर ऑफ गर्ल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 80%। आया समझ में आप? Yes, sir. ये आ रहा है। ये यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कर सकते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स पे थोड़े लिए थे, घर पे जाके जिनको नहीं आ रहा है एक बार वो ट्राई कर लेना, और कहीं पे भी डाउट आए तो अनम्यूट करके पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो वेराइटी और ट्राई कर। अब देखो 2018 में जेई मेंस का क्वेश्चन, ध्यान से करो ट्राई, खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और देखो आपका अप्रोच सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर अपन मिलके करते हैं। The mean of a set of 30 observation is 75. X आ जाएगा 75. 30 और देखो मैं ऐसे जानबूझ के ऐसे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी चीजें अच्छे आसान दिखे। आपने देखा होगा मेरे क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो तरीका होता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि मेरे को चीजें दिखे। ये 30 ऑब्जर्वेशन थी, इसका मीन हमको गिवन है। सब लोग ट्राई करते रहना, मैं तब तक गिवन डेटा उतार रहा हूँ। The mean of the 30 observation is 75. If each observation is multiplied by a non-zero number lambda and each of them is decreased by 25, मतलब इसमें डेटा में क्या चेंज किया गया है, हर ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें से 25 क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। आसान क्वेश्चन ही है, कर सकते हो आप आराम से। हर ऑब्जर्वेशन के साथ ये कर दिया गया, तो उसका अच्छा मीन रिमेन्स इक्वल, बोला मीन अभी भी वही रहता है। न्यू मीन भी क्या है, वो का वही, जो पहले था वो का वही। अगर न्यू मीन भी वो का वही है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो? हमेशा तो गिवन डेटा से सबसे पहले एक चीज निकाल लो, जैसा कि बाकी क्वेश्चंस में मैंने किया था। सबसे पहले ये जो चीज है यहां से बताओ क्या आएगा मेरे पास, इन सबका सम आ जाएगा। Yes, sir. इन सबका सम डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 75, तो इनका सबका सम कितना आ जाएगा 75 इंटू 30, है ना? Yes, sir. Yes. सबसे पहले तो यही लिख लिया करो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये इसका मैं यूज करूंगा हर बार की तरह। इन सबका सम मेरे को पता है, क्योंकि एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं, समेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 75, तो 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका सम आ गया। अब यहाँ पे अगेन एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना? Yes, sir. तो अगेन क्या होगा, इन सबका सम, इन सबका जब आप सम करोगे तो ये और ये सब आपस में ऐड होंगे, उन सब में से लैम्डा क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, Yes, sir. और जो 25 उन सब में से माइनस कॉमन लूंगा तो 25 ऐड होगा, कितनी बार ऐड होगा,
30 times. 30 टाइम्स, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितना है? 30. 30. 30। तो इससे न्यू मीन आएगा, और न्यू मीन हमको क्वेश्चन में बोला ये अभी भी क्या है 75 ही है, इसकी जगह वापस क्या आ जाएगा 75, तो ये अगेन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू 30 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इन सबका सम, तो सम इनका सबका सम भी वही था, है ना? Yes sir. इन सबके सम की वैल्यू कर दी -25, 25 को 30 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 30 बोलो। 7500. 750. हाँ मतलब वही एक ही बात है ना? Yes sir. ठीक है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, 30 कैंसिल आउट हो जाएगा कैलकुलेशन से, ओवरऑल कॉमन ले लोगे 30 यहाँ से, तो हो जाएगा 75 -25 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 700 इक्वल टू 75 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा सर 4/3 यार। 4/3, वेरी गुड। 25 से डिवाइड कर दोगे। देखो क्वेश्चन आसान था कि टफ था? Easy. इजी था ना? अब यही देखो 2019 में कैसा क्वेश्चन आया, तो वो भी मैंने आपको कराया बेसिक पे, जिसपे सिंपल एक्स बार समेशन एफ आई को इक्वेट करना था 20 से, वहां से एक्स निकाला, एक्स निकाल के मीन निकाल लिया। 2018 में क्वेश्चन आया था ये वाला, जिसमें मतलब एक सिंपल डेटा ये दिया था, आपने गिवन डेटा को प्रॉपर्ली बेसिक से जाओ कि कभी कोई गलती नहीं होगी, गिवन डेटा को ढंग से एनालिसिस करो, उसका फिर यूज नए डेटा में करो, और कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएगी। आपको अभी 23-24 के मतलब 2023 के 2022 के भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, एक बार ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes अगर sir. मान लो न्यू मीडियन मोड से क्वेश्चन आता तो वो गलत, हमको कोशिश करना ना करें। चलो आगे थोड़ी और वेराइटी ट्राई करते हैं, उसके पहले अपन मीडियन पढ़ते हैं। अब जो मीडियन है, सबसे पहले मुझे आइडिया था तो मीडियन क्या होता है, कैसे निकालते हैं मीडियन? जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, सबसे पहले दोनों दोनों के लिए पढ़ते हैं। दोनों हर बार हमको चाहिए देखना अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना। अनग्रुप्ड डेटा में मान लो x1 x2 x3 एंड सो ऑन, मान लो x5 तक है, तो कैसे मीडियन निकालेंगे बताओ? ऑर्डर में असाइन करेंगे। वेरी गुड। अरेंज कर। स्टेप 1 क्या रहेगा? अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी एक ऑर्डर में क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे, हाँ है ना? Yes sir. अरेंज करने के बाद अगर मान लो अब अरेंज कर दिया, अब दो तरह के केस बन सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, या तो वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ Odd. टर्म्स, है ना? तो अगर Yes. नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन कौन सा टर्म आएगा? अरेंज करने के बाद कौन सा टर्म आएगा मिडिल? बीच वाला। हाँ तो कैसे निकालोगे? N plus 1/2. हाँ n+1/2th टर्म, ये जो भी होगा n+1/2th टर्म, वो मेरा क्या होगा, मिडिल टर्म, ठीक है? और वही उसी की वैल्यू क्या होगी, मेरा मीडियन, है ना? यस सर। Yes. सबको समझ में आ रहा है? बोलो। Yes sir. यस सर। अगर n इवन हुआ तो दो मिडिल टर्म आएगी, है ना? Yes sir. एक तो कौन सी आएगी, बाय 2 n/2th वाली, हाँ यार, और दूसरी n+1/2। n/2th + 1 वाली, हाँ है ना? सर। और Yes. मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का, समेशन करके डिवाइड। हाँ इन दोनों को मीडियन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। आ रहा है समझ में? Yes sir. सर। जल्दी से एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 2 7, चलो एक बाद में लेंगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ, चलो इसका मीडियन निकालो, या फिर उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल पे समझ लो। 2 7 5 4 1 0, इसका मीडियन क्या होगा? तो स्टेप 1 क्या रहेगी, अरेंज करेंगे, है ना? तो 0 1 2 4 5 7, ये अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6. 6, वेरी गुड। तो मिडिल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो एक तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, थर्ड टर्म, है ना? और इसके Yes, एक sir. +1 कर दोगे तो फोर्थ टर्म, यस सर। ठीक है? तो इसका मीडियन जो होगा क्या होगा, मीडियन जो भी होगा इन दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2, तो थर्ड टर्म कौन सी, देखो ध्यान से, 2, फोर्थ टर्म कौन सी है, 4, तो इन दोनों का एडिशन 2 + 4 डिवाइड बाय 2 6/2 दैट इज 3। 3 आज समझ में? यस सर। तो 3 आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है? चलो एक ट्राई ये वाला करो, एक मिनट, तब तक मैं नेटवर्क का थोड़ा सा सॉल्व
बताओ क्या आंसर आ रहा है? 9. 9.5. 9 या फिर 9.5? तो एक 3 4 के बाद क्या आएगा? 9, सॉरी 6। Yes, sir. C, यार. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 8 है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes. मीडियन निकालने के लिए 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4, हाँ है ना? Yes. तो 4 और इसके अगली टर्म, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2, दो टर्म का एडिशन डिवाइड बाय 2, हाँ है ना? Yes, sir. फोर्थ टर्म कौन सी होगी? 9, और फिफ्थ 9. टर्म होगी 10। तो इन दोनों का ऐड 9 + 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज 19/2। 19/2 मतलब 9.5. 9.5। वेरी गुड। ये क्लियर है क्या? Yes. Yes, Yes. सर ओके, वेरी गुड। ये तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन अगर डेटा ग्रुप फॉर्म में आ गया तो फॉर्मूला क्या था? किसी को याद है? जब इसमें फ्रीक्वेंसी भी हो, एक्सआई भी हो, तो उस केस में Yes, फॉर्मूला sir. क्या बनेगा फॉर ग्रुप डेटा? मीडियन निकालने का फॉर्मूला। FICA निकालते थे उसमें. हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद कुछ भी याद नहीं है? क्लास 10th में था। Yes, sir. बताओ। यहाँ पे आपके पास मान लो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल से आप एक्सआई निकाल लोगे, और आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में एफआई गिवन है। तो एफआई से अपन क्या निकालते थे? बोलो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? Yes, sir. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका याद है सबको? जैसा मान एग्जांपल ले लें, Yes, sir. 2 5 0 1 8। तो बताओ इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 2, 7, हाँ 2, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 0 ऐड करोगे तो वापस 7, फिर 8, 8, और 8 में ऐड करेंगे तो 16. 16। और ये समेशन एफआई कितना आएगा? ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, है ना? Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये 16 है तो ये भी कितना आएगा? 16। आप दोनों ऐड करके भी देख लेना, 16 ही आएगा। एक्सआई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल डेटा ले लेता हूं मैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और मान लो एक्सआई की वैल्यू गिवन है 1 2 4 1 5। नहीं सॉरी, एक्सआई कहां से गिवन है? एक्सआई तो आपको निकालना पड़ेगा। एक्सआई कितना आएगा? 5, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 5 5, 15 15, 15, 25, 25, 35 35, 45. 45। वेरी गुड। तो एक्स बार, अब बताओ मीडियन का फॉर्मूला। सबसे पहले मीडियन क्लास निकाली जाती थी, उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो मीडियन क्लास कैसे पता करोगे? याद आ रहा है कुछ भी कि नहीं आ रहा है? n/2, सर sir. 16 देखेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है. अच्छा एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा डेटा में चेंज कर रहा हूँ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह एफआई की जगह थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एक सेकेंड, एक डेटा एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 2, ठीक है? या फिर इसको आप कुछ और ले लो, कौन सा रहेगा? 4 ले लो, काम करो, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 4 ले लो। इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बताना वापिस से। अब 7 के बाद क्या आएगा? 11. 11, 11, 11 के बाद 12. 12 12, के बाद 20, 20. 20। वेरी गुड। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 20। हाँ, अब बताओ मीडियन क्लास निकालने का क्या तरीका होता था? जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसको लेते हैं एल। ना, वो तो मॉड निकालते तब करते थे। 20/2 करके, और फिर हाँ। 10 आएगा, उससे देखेंगे. वेरी गुड। सबसे पहले n/2 करो। सबसे क्या करोगे? मीडियन क्लास पता करने के लिए करोगे n/2 स्टेप 1। n/2 करेंगे तो कितना आएगा? n मतलब टोटल 20/2, तो करोगे तो कितना आएगा? 10। हाँ, अब क्या करें? इसमें देखेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है. हाँ, 10 कहाँ पे लाई करेगा? कौन सी 20 इंटरवल में लाई करेगा 10? 20 से 30. 20 से 30 वाले में. हाँ, देखो यहाँ तक 2 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ तक 7 ऑब्जर्वेशन है ना? यस, बोलो 8th 9th Yes, sir. 8th
9th 10th 11th इसके अंदर आएगी, है ना? यस सर। Yes, तो sir. अपन क्या देखते हैं, ये या इससे कम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। ये मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। अब समझ में आया, ओके सर। है ना? n/2 कर देना, n/2 से जो भी आंसर आएगा फिर देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे कम कौन सी वाली है, या फिर मतलब उससे कम कौन सी, उससे ज्यादा सॉरी कौन सी वाली है, जस्ट ज्यादा 11, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। बोलो समझ में आया? यस सर। या फिर कहने का Yes, मतलब sir. 10th ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पे लाई करेगा, तो ये मीडियन क्लास हो गया। अब फॉर्मूला बताओ क्या था? L plus n/2 minus k by f L into plus n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी f बाय बाय एफ into इनटू h. एच। इनटू एच। वेरी गुड। अब चलो, L मतलब Lower term. लोअर लिमिट, L lower मतलब जो मीडियन क्लास की उसकी क्या होती है, लोअर लिमिट। तो ये अगर मीडियन क्लास है तो इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, 30 को अपर Upper. लिमिट, है ना? Yes sir. ये मेरी अपर है, तो हमेशा पहले मीडियन क्लास निकालेंगे, तो लोअर लिमिट कितनी है, 20 है ना? Yes sir. Yes, sir. n/2 की वैल्यू कितनी है, 10 10. माइनस CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? उससे next one. 11. 7. नहीं, 11 नहीं लेते थे, क्या करते थे, उसके ऊपर वाली लेते थे, उसके क्या लेते 7. थे, ऊपर वाली। तो कौन सी लोगे, याद रखना, जो भी मीडियन क्लास होगी उसके ऊपर वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना। याद आ रहा है? क्लास 10th में Yes, जब sir. यहाँ पे CF क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कौन सी लोगे, 4. 4 ही 4. लोगे, जो रहती है वही लोगे। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4, और H कितना है, क्लास 10 विड्थ 10. 10। 10. अब निकाल लोगे। Yes sir. यस सर। वेरी गुड। आई होप आप याद हो गया होगा आपको। तो ये सारे देखो फॉर्मूले भी यहाँ पे, ये तो एक तो मीडियन का अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे निकालना भी सीख लिया अपन ने। ठीक है, बोलो किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। No. ठीक है, ये आप घर पे ट्राई कर लेना, 20 मार्क्स का पूछा कर लोगे आप ट्राई। एक बार ये ट्राई कर लो। चलो, अगर डेटा इस तरह का दिया, क्लास मतलब XI दिया हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब FI दिया है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? सब लोग फास्ट ट्राई करना, बैठे मत रहना, एटलीस्ट ट्राई करो, ताकि आधे तक भी पहुंचोगे। अगर आपका मेथड सही है तो बहुत बड़ी बात है। किसी का आंसर आ जाए तो बता देना। अब इस बार आपको क्लास इंटरवल नहीं गिवन है हो, तो लॉजिकली बताना है। देखो, आया किसी का आंसर, क्या कौन सी होगी मीडियन? एक्चुअली डायरेक्ट डेटा गिवन है, डेटा समझ पा रहे हो किस तरह से गिवन है? देखो, 0 कितनी बार आ रहा है, डेटा को इंटरप्रेट करो पहले। 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार. एक बार। 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार. बार. 3 बार। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना? फिर 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। सर. 5 आ रहा है, फिर इस तरह से डेटा मेरा चल रहा है, और लास्ट में मेरा 16 आ रहा है ना? ये यस मेरा सर। 20 टर्म्स है, मेरी डेटा की क्या है, 20 मार्क्स जो भी है। अब इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, 1/2. है ना? मिडिल, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20 है। यस सर. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, तो मीडियन निकालने, अब देखो यहाँ पे डेटा ही दिया है एक तरह का, तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी दो टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, तो 10th और 11th टर्म का एडिशन डिवाइड बाय 2, है ना? Yes. अब मुझे ये बताओ 10th टर्म कौन सी होगी? So 5. तो कैसे पता करेंगे, देखो 6 तक यहाँ पे, फिर 6 के बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th, है ना? यस सर. 1 6, देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 6 मतलब 6 तक यहाँ पे टर्म है। 6 के बाद 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म और 12th टर्म कहाँ पे होगी, ये होगी, यस है सर। ना? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें 10th और 11th टर्म कौन सी आ जाएगी, बोलो? 10 टर्म भी 5,
11 टर्म भी कौन सी होगी, 5 ही होगी। यस सर। तो इन दोनों का ऐड डिवाइड बाय 2, तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5। बोल आया कि नहीं समझ में, यस सबको क्लियर है। बेसिक फॉर्मूला अपना है, तो डेटा पढ़ना भी आना चाहिए। जो मार्क्स दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, तो डेटा यही तो है। नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और 11 टर्म का सर ये एडिशन। 0 1 1 कैसे आया, ये बताना। हाँ देखो यहाँ पे टेबल जो बनाई है, ये टेबल कैसे बनी है, 0 एक्स मतलब जो मार्क्स है 0, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 1, मतलब एक स्टूडेंट के 0 मार्क्स है, 3 स्टूडेंट के 1 मार्क्स है, 2 स्टूडेंट के 4 मार्क्स है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क्स को अरेंज करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मार्क्स अरेंज मीडियन निकालने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 0 लिख दिया, 0 एक बच्चे का नंबर था। अब 3 बच्चों को मार्क्स 1 आए, ये जो डेटा दिया ना 1, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है ना, बोलो। यस सर। एक मार्क्स 3 बच्चों के है, तो यहाँ पे मैंने 1 को 3 बार लिख दिया। फिर 4 मार्क्स जो है वो 2 बच्चों के है, तो 4 को 2 बार लिख दिया। आया समझ में। यस सर। ये डेटा इस तरह से नॉर्मली लिखा था, तो मैंने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 20 है, तो 10th टर्म कौन सा होगा, तो 10th टर्म का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 4 ऑब्जर्वेशन होगी, यहाँ तक 6 ऑब्जर्वेशन होगी। देखो ध्यान से, यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 6। देखो शुरू की 6 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन तक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर जो अगली ऑब्जर्वेशन होगी 6 के बाद 6 7 8 9 10 12 तक, वो कहाँ पे आएगी, यहाँ तक आएगी। आया ना। यस सर। चलो ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलो अब इसके लिए फटाफट से लोग ट्राई करो अच्छे से। चलो मैं आपके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल भी आपको दे दी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालो, कितना आएगा मीडियन, फाइंड द मीडियन। सर 58। 58। यस सर। 68 58। 58 ओके। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले n/2 करेंगे। वापिस समझ लो जिसको नहीं आया समझ में, n/2 मतलब 60/2 करोगे तो आएगा 30। तो देखो 30th कहाँ पे आएगा, किसमें आएगा, 26 के बाद है ना। यस सर। ये वाली इंटरवल में आएगा 30, तो मेरी मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। बोलो यस सर। ये स्टेप आई कि नहीं समझ में, किसी को डाउट हो इसमें तो अभी पूछ लो। नो मीडियन सर। क्लास में 50 से 60 हो जाएगी। अब यहाँ से लोअर लिमिट भी पता है मुझे, लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी 50, क्लास विड्थ 10 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसके ऊपर वाली लेंगे है ना 26, और फ्रीक्वेंसी इसकी खुद की लेंगे 5। फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L मतलब 50 प्लस n/2 करोगे तो 30 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 5 इंटू H मतलब 10। यहाँ से अब ये 10 को 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे कितना बनेगा 4 4 2 जा 8 58। वेरी गुड, आया समझ में। यस सर। यस। वेरी गुड। चलो अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा शांति से पढ़ो और बताओ क्या आएगा। समृद्धि का आया 40। ओके, और किसी का कुछ आंसर आ रहा है। सर 40 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, अब थोड़े लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा क्वेश्चन का, ध्यान से करते जाना। इफ द मीडियन ऑफ द 21 ऑब्जर्वेशन इज 40, तो मैं हर बार की तरह ये लिख दूंगा x1 x2 x21, ये जो थी इसका मीडियन है 40। इसका मतलब क्या है ये बताओ, इसकी मिडिल टर्म 40 है ना। यस सर। तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 21 है तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी, बोलो 11।
है ना? कैसे करोगे? n+1/2, हाँ है ना? Yes, sir. तो 11th टर्म मिडिल टर्म होगी, मतलब इस डेटा में जो 11th टर्म होगा वो आपका क्या होगा? 40 होगा। यहां तक समझ में आया? बोलो। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा गिवन डेटा से मैंने अपना पूरा एनालिसिस कर लिया कि इस गिवन डेटा 21 ऑब्जर्वेशन का मीडियन 40 था, मतलब जो 11th टर्म होगा मिडिल टर्म वो मेरा 40 होगा। वो मेरा क्या होगा? 40। बच्चे के बारे में मुझे नहीं पता। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। The median of the 21 observation is 40 if the observation greater than the median is increased by 6. इसके आगे की जो ऑब्जर्वेशन है अगर उन सब में मैं 6 ऐड कर दूं तो नया मीडियन क्या होगा? तो देखो ऑब्जर्वेशन ऐड करने पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर तो अभी भी यही रहेगा। Yes, sir. बोलो। Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अभी भी यही रहेगा ना। तो ऑर्डर रिमेन्स क्या है? सेम। ऑर्डर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसके बाद के डेटा को आपने ऐड किया, यहाँ पे पहले तो कुछ भी नहीं किया। तो ऑर्डर रिमेन्स सेम, मतलब अगर ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐड करने पे फर्क नहीं पड़ेगा तो मीडियन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मीडियन भी आपका सेम रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। एनीवन? ठीक है, नेक्स्ट अनदर गुड क्वेश्चन। अब ये ट्राई करो। आया आंसर? मीडियन सेम रहेगा। मीडियन सेम रहेगा। समृद्धि का, विवान का, सब दो बच्चों का है, और हरिओम ने भी बोला बी। ओके, द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट नंबर इज 20.5। अगेन 11 नंबर है तो 11 + 1 12/2, मतलब 6th ऑब्जर्वेशन ही होगी, है ना? Sir. तो 6th ऑब्जर्वेशन मेरी रहेगी 20.5। x1 x2 इसको ढंग से लिख लेते हैं, चलो। x1 x2 x6 जो होगा वो हो जाएगा 20.5 x11 तक। बोला इफ द each of the largest observation is increased by 2 and each of the smallest observation is decreased by 3। अगेन वही चीज करी गई है। क्या करा इन्होंने? जो डेटा था इसमें यहां इन सब में 5-5 ऐड कर दिया, है ना? तो ऐड करने पे भी अभी ऑर्डर तो यही रहेगा। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर दोबारा बताना एक बार। हाँ ठीक है, वापस ये ओरिजिनल डेटा था, ये मेरा ओरिजिनल डेटा था, है ना? 11 ऑब्जर्वेशन का मिडिल टर्म था 20.5, तो जो 6th टर्म था वो 20.5 है। ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके जो आगे वाली टर्म है उन सब में 5-5 ऐड कर दिया। तो 5-5 ऐड करने पे इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं बनाऊंगा तो अभी भी तो वही रहेगा। बोलो। Yes, sir. Same रहेगा। सेम रहेगा। और बोला क्या कि पीछे वाली टर्म में दो ऐड क्या किया है? 5 ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 2 ऐड Yes, sir, करते 2. तभी ऐड करो। 2 भी अगर ऐड किया तो अभी भी ऑर्डर मेरा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सेम रहेगा, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और इसके Yes, पहले sir. वाली टर्म्स में अगर मैं 2 सब्सट्रैक्ट भी कर दूंगा हर टर्म में से तो अभी भी मेरा ऑर्डर अभी भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। Yes, sir. सर -3 है। बेसिकली जो ऑर्डर आगे नंबर में ऐड करने से पीछे वाले नंबर से सब्सट्रैक्ट करने से ये जो सीक्वेंस का ऑर्डर ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा तो मीडियन चेंज होगा क्या? No, sir. मीडियन रिमेन अनचेंज। अब आया समझ? सर 3 से माइनस हो रहा है। हाँ जो भी 3 माइनस करो, 10 माइनस करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हर डेटा में से 3 माइनस कर रहे हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो वही रहेगा। Yes, sir. आंसर क्या रहेगा? 2। मतलब मीडियन में कुछ देखो, इसमें फर्क कब पड़ता है? जब मेरा डेटा का ऑर्डर चेंज होता है। मतलब टर्म्स अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज जो पहले कर रहा था और अब करूंगा, अगर उसमें कुछ छेड़बड़दल होता तो मेरा मीडियन चेंज होता। लेकिन अगर हर टर्म से मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ पुरानी में और आगे में सब में ऐड कर रहा हूँ तो अभी भी मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर वैसा का वैसे ही रहेगा।
मतलब अगर मैं अरेंज करूंगा तो मिडिल टर्म हम अभी मेरे कौन सी आएगी, 6th टर्म ही आएगी, तो मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है? यस सर। यस Yes. ओके चलो, अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, ये ओलंपियाड में आया था इसलिए वहां से क्रॉप किया है, करो ट्राई। जे एक ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था, 5 logs of wood has an average length of 100 and the median length of this. What is the maximum possible length in centimeter of the shortest piece of the wood? बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा, और जेई में भी पूछ सकता है, ओलंपियाड में आया था क्वेश्चन, शांति से सोच के करो ट्राई। 5 वुड लॉग है, तो अगेन 5 दिए, जैसे 5 दिए मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, x1 x2 x3 x4 और x5, 5 वुड लॉग है, उनकी लेंथ ये है। द एवरेज लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या गिवन है, कोई बताएगा? एवरेज लेंथ मीन। मीन। मीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये समझ में आना, एवरेज एवरेज मतलब मीन, तो एक्स बार इनका आपको गिवन है इन 5 ऑब्जर्वेशन का 100 सेंटीमीटर। मीडियन लेंथ मतलब मीडियन है ना सर। यस सर। मीडियन, इस इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीडियन गिवन आपको 116 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट वुड होगा उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ आपको निकालनी है। इस शॉर्टेस्ट वुड की अगर मान लो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया, अज्यूम के देती तो अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो शॉर्टेस्ट वुड होगा उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी रखें ताकि इस डेटा को सेटिस्फाई करे, मतलब मेरा मीन मीडियन यहाँ आना चाहिए। सर 100 तो हो ही नहीं अब सकता, ट्राई करो। उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि मीन ही 100 है। अरे आप सोचो, अपने एंड पे सोचो, जब आप फाइनल आंसर आए तब बताना, डिस्कस करना। अभी सब लोग ट्राई करो खुद के तरीके से, मैं टाइम दे रहा हूं, सबको सोचो, थोड़ा सा दिमाग को यूज करो और बताओ आंसर कितना है। V1 का ई आया, ठीक है, देखते हैं। लक्की का ए आ रहा है, ठीक है, बाकी लोग भी निकालने की कोशिश करो। थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, हो जाएगा। असद का बी, 3 बच्चों का आंसर आया है। सब जिसका भी आंसर आ गया वो क्रॉस चेक जरूर कर लेना, तीनों का अलग अलग आंसर आ रहा है। ई ए बी, अब सी ओ डी बचा है बस। लॉजिक लगाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे ना हो, सिंपल लॉजिक है, वो लॉजिक जिसने सही लगा दिया आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड टफ कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। कर लिया सबने ट्राई? बोलो कि कर रहे हो अभी भी? हेलो, आया ना? यस सर, कर लिया। कर लिया ट्राई, ठीक है। बताऊं मैं कि और कोई अभी ट्राई करना चाहता है? बता दो। बता दो, ठीक है, अब ध्यान समझना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो मीडियन दिया है 116, इसका मतलब क्या है? 3x। हाँ, इस अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, अगर ये मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो जो मीडियन है वो 116 है, मतलब ये वैल्यू 116 होगी। बोलो यहाँ, ये सबको समझ में आ यस रहा है? सर। ठीक है, हम इस डेटा को ध्यान से लिख लेते हैं, x1 x2 और ये वैल्यू मेरी 116 है। चलो इनकी वैल्यू अभी अपन यहाँ पे डैश कर देता हूँ, x1 x2, मतलब मिडिल टर्म तो मुझे पता चल गई है ना? यस सर। मिडिल टर्म मुझे पता चल गई, वो 116 हो गई। अब बोला कि इसका मीन भी गिवन है 100, अब मीन निकालने के लिए तो बचा हुआ डेटा पता होना चाहिए, है ना?
Yes, sir. अब मुझे अच्छा क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ मैक्सिमम पॉसिबल, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है। अब देखो मैक्सिमम निकाल, अब देखो सपोज अगर मैं इसको इक्वेट करूं मीन से, मीन मतलब क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल x5 डिवाइड बाय 5, हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेटा निकालूं या x1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं बात करूं तो x1 की वैल्यू क्या, ये सब उधर जाएगा और ये सब सब्सट्रैक्ट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है अगर इसको मैक्सिमम लाना है तो इन सबको अपन को मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी जाके ये मैक्सिमम आएगा। यस सर। Yes. मतलब इनकी वैल्यू आप जितनी छोटी रखोगे उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा और ये जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ये घटेगा, है ना? Yes, sir. कहने का मतलब क्या, मीन तो मेरे को उतना ही रखना है। अब मीन की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या आएगी 100 इंटू 5 माइनस ऑफ दिस। अगर यहाँ पे हल्का सा मैं लॉजिकली बताऊं आपको, देखो ध्यान समझना, यहाँ से अगर मैं इसको मीन को इक्वेट करूंगा 100 से, मीन के फॉर्मूले को 100 से अगर अपन इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास x2 बेसिकली x1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 500 माइनस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, हाँ है ना? यस सर। अब मुझे अगर इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं कम से कम सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये चीज बढ़ेगी, है ना? ये लॉजिक आया Yes, कि नहीं? sir. अगर आपको ये वाली चीज बड़ी से बड़ी चाहिए तो आप कम से कम सब्सट्रैक्ट करो, कम से कम सब्सट्रैक्ट करो, मतलब ये मिनिमम रखो, मतलब इनकी वैल्यू क्या रखो कम से कम, तो इनकी वैल्यू कम Yes, से कम sir. होती है। अगर ये देखो मिडिल टर्म अगर 116 है तो इनकी वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए, इसको मैं कितना रखूं, आगे वाली टर्म्स क्या रखें? 116 देखो आगे वाली टर्म अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो या तो अपन क्या करें इनके बराबर ही रख सकते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. या तो ये देखो ये टर्म या तो इसके बराबर होगी या तो इससे ज्यादा होगी, और ज्यादा नहीं रखना मुझे, बराबर रखूंगा तो कम रहेगी। बोलो समझ में आ रहा है? आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर Yes, में अगर sir. अरेंज करा तो आगे वाली टर्म या तो इसके बराबर होगी तो इससे ज्यादा होगी, ज्यादा मुझे रखना नहीं है तो कम से कम कितनी होगी 116। ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा अब इसका क्या करें? अब फर्स्ट टर्म बची और सेकंड टर्म बची है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अब क्या करें? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कम भी रखता हूं, अगर मान लो इसको मैंने 0 रख दिया फॉर एग्जांपल, तो फिर ये तो मेरे को और कम रखना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. और वो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन बेसिकली यहाँ पे अगर मान लो मैं रखता हूँ 100 फॉर एग्जांपल, क्या रखा मैंने 100, तो ये वैल्यू तो 100 से फिर और कम रखनी पड़ेगी क्योंकि इसको तो इससे कम ही रखना है। Yes, sir. आ रहा है समझ में आपको? तो इसको बताओ क्या रखूं मैं? 116 ही देखो। इसको भी 116 ही ले ले। Yes, sir. अगर इसको भी 116 लेंगे तो शायद ये इसके आसपास आ जाए। अब इससे ट्राई करके देखें। लेकिन अगर लेकिन देखो मीन आपको कितना है 100 है, मीन कितना है 100, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं x1। अब इनका एवरेज करो, x1 प्लस 116 116 116 कितनी बार ऐड हो रहा है 4 बार, हाँ है ना? Yes, डिवाइड sir. बाय 5 इक्वल टू 100। देखो इससे कितना आ रहा है x1 प्लस ये कितना आएगा इक्वल टू 100 इक्वल टू सॉरी 500। लेकिन यहां से तो वैल्यू कम आ रही है, यहां से तो क्या आ रही है कम आ रही है। और बताओ क्या करें इसको ताकि मीन आपका, अच्छा एक काम करते हैं अपन, इससे तो मिनिमम आ रहा है, इससे थोड़ी वैल्यू छोटी आ रही है। एक काम करते हैं इसकी जगह अपन x1 और x2 रहने देते हैं, तो अपन के पास जो इक्वेशन आएगी उससे अपन लॉजिक लगाएंगे, है ना? तो अगर इसकी जगह मैंने x1 x2 रहने दिया तो x1 प्लस x2 प्लस 116 प्लस 116 प्लस 116 3 बार डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 500, है ना? सॉरी 100 इक्वल टू कितना है 100। ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से x1 प्लस x2 कितना आएगा वो बताना। 152. 152 एक बार चेक कर लेना, ये आ रहा था। मतलब बेसिकली ये 500 में से ये माइनस हो जाएगा 116 इंटू 3, हाँ 152। वेरी गुड। अब दोनों का सम 152 आना चाहिए और तो कोई डेटा गिवन नहीं। 5 वुड लॉग्स, एवरेज लेंथ ऑफ 100, एवरेज उनका कितना है 100 है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल? अब बताओ मैक्सिमम पॉसिबल कितना रखें, x1 और x2 को क्या रखें ताकि दोनों का सम 152 आए। 76. वेरी गुड। कितना 76। 76. क्योंकि अल्टीमेटली देखो मैं को यहाँ पे जो भी टर्म रखूंगा उससे ये छोटा ही आना चाहिए। Yes, sir. मतलब यहाँ पे आप जो भी नंबर रखोगे x1 तो उससे छोटा आएगा या बराबर आएगा, तो सबसे पहले क्या रख दो, बराबर रख दें। बोलो Yes, बराबर sir. कितना है? इन दोनों का एवरेज 152 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 70।
तो 76 रखेंगे तो सबसे बराबर आएगा। और अगर मिनिमम पूछा होता तो अपन 116 रख देते चारों को, हाँ है ना, समझ पा रहे हो? नहीं, मिनिमम पूछा तो कुछ और भी डेटा लेना पड़ता, फिर आपको इनको भी आप बढ़ा सकते थे। सर मिनिमम हम शायद फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, मिनिमम नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये डेटा अपने पास कुछ भी आ सकता था। आप मैक्सिमम ही पता कर सकते हो। मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, इसको मैंने x1 x2 रखा, इन दोनों को क्या रख दे, सेम रख दे, तब जाके आपका डेटा क्या आएगा, मैक्सिमम। क्योंकि ये दोनों क्योंकि देखो फर्स्ट वाला जो डेटा वो इस वाले से या तो बराबर होगा तो कम होगा, तो इन दोनों को अपन सेम रख देंगे। सेम रख कितना रख सकते, 76। ऑप्शन नंबर बी। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो। यस यस। ओके ठीक है, घर पे और थोड़ा सोचना, अगला ट्राई करो। चलो एक और, ये भी ओलंपियाड के क्वेश्चन है, तो 2-3 ओलंपियाड के मैंने डाले ताकि थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए मीन मीडियम के, और आ सकते हैं जेईई में क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से इसको। ये वो तो वही हो गया, सॉरी सेम है ना, सेम क्वेश्चन है, भी पहले लिया था। यस सर, बस यस सर। वही है, दूसरा क्वेश्चन था। हाँ ये वाला क्वेश्चन है। हाँ ये पढ़ो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेंज, वैल्यू ऑफ रेंज of 7 value given that their mean is 12 and the median is 9। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 7 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। क्वेश्चन में समझा रहा हूं, ट्राई आप घर पे करना, बहुत अच्छा। इसमें भी दिमाग लगाना, जो पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही सोचना है। ये 7 ऑब्जर्वेशन है, इन 7 ऑब्जर्वेशन का आपको मीन दिया हुआ है 12, मीडियन दिया हुआ है 9। तो कुछ पूछा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज, इसका मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? 7 और x1 में जो डिफरेंस है सबसे कम। रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये होती थी रेंज। मतलब x7 माइनस x1 आपका क्या था, रेंज। इसकी आपको क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। इसकी आपको क्या निकालनी है, मिनिमम। करोगे घर पे ट्राई एक बार, इसको लॉजिक वैसे ही लगाना है, आया ना? बोलो। ठीक है ठीक है, लगा चलो लो। ट्राई कर लेना। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आगे मैं फटाफट आपको मॉड समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आज का होमवर्क हो जाए। ये भी आप घर पे ट्राई करना, 2019 में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मॉड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो, बोलो। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है नंबर। हाँ, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं, उसको वो डेटा हमारा मॉड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अनग्रुप डेटा अगर है, अनग्रुप डेटा में अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ 2 3 5 1 2 9 3 3 4, बताओ इसका मॉड क्या होगा? 3। क्या आएगा इसका मॉड? 3 आएगा, क्योंकि 3 3 बार आ रहा है ना, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3। ठीक है, और अगर ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह गिवन हो, उस केस में मॉड का एक फॉर्मूला होता था, याद है किसी को? उसमें बेसिकली हम क्या करते थे, 3 चीजें निकालते थे। एक तो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, उससे सबसे पहले xi निकालेंगे और fi गिवन है। तो मॉड निकालने के लिए हम क्या करते थे, 3 वैल्यू निकालते थे, 3 फ्रीक्वेंसी डिनोट करते थे। कौन कौन सी? f0 f1 f। F2। वेरी गुड। f1 के पहले f0 के नीचे f1 के नीचे f2, हाँ है ना? यस सर। ये f1 किसकी फ्रीक्वेंसी होती थी? जैसे वहां पे मीडियन क्लास होती है, यहाँ पे क्या होगी, मॉडल क्लास, हाँ है ना? फ्रीक्वेंसी। हाँ, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास। क्लियर है? यस सर। ये आपकी क्या आ जाएगी, मॉडल क्लास। उसको बोल देंगे अपन f1 के ऊपर वाली को f0, f1 के नीचे वाली को f2। यहां तक समझ में आया? और फॉर्मूला आपका होता था, ये जो मॉडल क्लास है इसमें एक लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। ठीक है, यस सर। देखो यहाँ पे ये रहा, L प्लस f1 माइनस f0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2। और f1 f2 क्या होता था, f1 मतलब जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाला 1 के पहले 0 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, है ना? याद रहेगा? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलो एक डेटा गिवन है,
मुझे बताओ F1 वैल्यू बताओ, F1 कितना होगा, F1 कितना होगा, F0 कितना होगा, F2 कितना होगा, L कितना होगा, F1 36 H कितना होगा। हाँ, सबसे पहले मॉडल क्लास पता कर लेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 36 36 36। तो इसके 30 to करस्पॉन्डिंग मॉडल 40 क्लास कौन सी, 30 से 40। तो F1 की वैल्यू 36 हो गई, F0 24 24, 24 F2 20 20 ओवर लिमिट 30 30 और क्लास विड्थ 10 10 10। वेरी गुड। इसमें फॉर्मूला पुटअप करके आंसर निकाल लोगे आप। yes यस sir सर वेरी गुड, ये कर लेना आप। अच्छा, मीन मीडियन मोड में भी एक रिलेशन आता था, याद आ रहा है। यस सर अब देखो, अगर डेटा सिमेट्रिकल है, डेटा कैसा है, सिमेट्रिकल मतलब आइडेंटिकल हो, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में दिया हो, डेटा सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल डेटा का मीन निकालो, मीडियन निकालो, मॉड निकालो, तीनों सेम आता है। मतलब अगर मान लो सारे डेटा सेम है, तो उस केस में मीन मीडियन मॉड क्या आता है, सेम आता है। मतलब बेसिकली सिमेट्रिकल ना बोल के ज्यादा वर्ड यूज कर लो, अच्छा सेम डेटा। मतलब अगर सारी वैल्यू सेम हो, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4, उस केस में मीन मीडियन मॉड तीनों के तीनों क्या आएंगे, सेम आया ना। ठीक है। और मान लो डेटा अलग अलग है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, स्क्यूड डेटा है, उस केस में आपका मीन मीडियन मॉड में रिलेशन आता था। बोलो, किसी को याद है। is equal यस to सर 2 हाँ mean बताओ क्या plus था, बोलो वापस। 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मॉड 3 मीडियन इक्वल टू मॉड plus 2 mean प्लस 2 मीन। वेरी गुड, 2 मीन। इसको याद रखने का तरीका देखो क्या सिखाते थे, कि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 रहेगा, है ना। yes sir और जनरली आप देखते हो 2 नंबर का मीन के साथ डिवाइड बाय 2 आता है, तो 2 के साथ कौन रखना, मीन को, ठीक है, और 3 के साथ रखना मीडियन को। जिसकी स्पेलिंग थोड़ी ज्यादा उसके साथ 3 रख देना, ऐसे मतलब बचपन में सिखाते थे। बोलो, याद रख लोगे। yes sir 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। बोलो, याद है। चलो बताओ इसका आंसर। अब 2005 में जेई ने पूछ लिया। ट्वेंटी-फोर yes sir 24 24 आ रहा है। yes sir तो फॉर्मूला वही, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो 3 मीडियन, 3 मीडियन, मीडियन मतलब दिया है क्या, 22, मॉड निकालना है प्लस 2 मीन। चेक कर लो, यही आ रहा है, आ रहा है। yes यस सर yes sir चलो 2014, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करो ट्राई। बहुत बढ़िया तो ठीक है, मतलब सिंपल है, कर लोगे आप लोग। In a set of 2n observations, each of the observations below the median of all observation is increased by 5, and each of the observation remaining observation decreased by 3. The mean of the new set. अब देखो mean of the new set. सिंपल लॉजिक लगाना है। आंसर डी होगा क्या डी आ रहा है, देखते हैं। टोटल 2n ऑब्जर्वेशन है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, इवन है ना। यस सर In a set of 2n observation, each of the observation below the median of all observation. अब मीडियन जो होगा वो कौन सा होगा,
बोलो। देखो, in a set of 2n distinct observation, each of the observation below the median of all observation is increased by 5. तो बेसिकली देखो यहाँ पे जब भी अपने पास नंबर इवन आती थी तो हम क्या करते थे, 2 मिडिल टर्म आती थी, हाँ है ना। Yes, sir. उन 2 मिडिल टर्म में कोई ज्वाइन ही नहीं किया, सिर्फ तुमको दिखाऊं क्या? तो यहाँ पे क्या होता था, देखो जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n रहती थी तो उसमें 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन रहती थी, हाँ है ना। मतलब बेसिकली 2 मीडियन, तो इसके और इसका अपन एवरेज निकालते थे तो जाके मेरे पास मीडियन आता था। बोलो, आ रहा है समझ में? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो मेरे को क्या करना, एक मिनट, मुझे क्या करना है, इसके पहले वाली ऑब्जर्वेशन, मतलब जो स्टार्टिंग की n ऑब्जर्वेशन है और इसके बाद वाली n ऑब्जर्वेशन, ठीक है, स्टार्टिंग की n ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहा है, 5 से ऐड करा है, और बाकी वाली ऑब्जर्वेशन में क्या किया, 3 से सब्सट्रैक्ट किया, हाँ है ना। Yes, sir. तो बस कुछ नहीं करना है, आपको भी यही करना है। तो मीन क्या होगा, तो देखो जो पुराना डेटा था x1 x2 अप टिल xn, और इसके बाद का जो n डेटा xn+1 अप टिल x2n तक, तो यहाँ पे पुराने वाले डेटा में 5 ऐड कर दोगे, Yes, sir. और इधर वाले डेटा में क्या करा था, 3 सब्सट्रैक्ट, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी उतनी रहेगी, उसमें थोड़ी कुछ चेंज किया है, बोलो। No, sir. ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं होगा, जो x1 x2 x3 इन सबका सम तो रहना ही है, पुराना वाला x2n तक, है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, इसको मैं येलो में लिख देता हूं, एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, 5. हाँ, जो 5 है वो कितनी बार ऐड हो रहा है, n n टाइम्स, वेरी गुड। 5 है वो n टाइम्स हो रहा है, और सब्सट्रैक्ट कौन हो रहा है, 3. 5 को n टाइम्स ऐड किया है और 3 को n टाइम्स क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। तो आपको बस ये करना है, और डिवाइड बाय 2n, ये आपका न्यू x बार आ जाएगा। तो बेसिकली, और ये यहाँ पे ओल्ड x बार आ जाएगा इसकी जगह, इसको 2n को अलग अलग कर देंगे, तो ये न्यू x बार इक्वल टू ये x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 2n करोगे तो ये ओल्ड x बार आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. प्लस यहाँ पे 5n - 3n डिवाइडेड बाय 2n, 5 को n टाइम्स ऐड करोगे तो 5n, 3 को n टाइम्स ऐड करोगे तो 3n, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n डिवाइड बाय 2n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Yes, sir. तो Yes, क्या sir. हुआ है, जो नया है वो पुराने से एक क्या बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय Yes, sir. Yeah. आया समझ? बोलो। Yes. ठीक है, चलो। तो देखो मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा दिया कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, करोगे ट्राई घर पे? Yes, yes sir. sir ये तो आज की क्लास में देखो अपन ने क्या करा, एक तो आप बेसिक मीन मीडियन मॉड के बारे में पढ़ा, तो आप थोड़ा घर पे 10th का रिवीजन करना, ठीक है ना। Yes, sir. और ये वाले क्वेश्चन जो आज करा ये ट्राई करना। अब अगली क्लास में अपन जो इसका जो 11 का पोर्शन है, जो आपको 11 क्लास में सिखाया गया था, दैट इज डेविएशन, वो डेविएशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और देखते हैं उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी डिटेल में हम चीजें जानेंगे, उस पे भी क्वेश्चन आते ही, ठीक है, जनरली जेई में। आज का लेक्चर समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। सर नोट्स अभी भेज देना सर, 2 घंटे का टाइम है सर, बिल्कुल तुरंत बिल्कुल, बन अभी जाएंगे। हाथों हाथ नोट्स भेज देता हूँ। और कोई डिमांड, और कोई दिक्कत? No, sir.